सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पाकिस्तान में सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा हुआ है। कल 1900 रुपये फ़ी तोला इजाफा इसमें रिकॉर्ड किया गया, लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज हम देख रहे हैं कि 900 रुपये फ़ी तोला इसमें कमी भी वाक़ई हुई है। पाकिस्तान जेम्स एंड जूलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गोल्ड की फ़ी तोला कीमत 2,94,300 रुपये तक जा पहुंची है और लग यूँ रहा है कि जल्द ये 3 लाख का हिंसा भी अबूर कर लेगी। गोल्ड की कीमत में तेज तरीन इजाफे का एक असर ये हुआ है कि सरमायाकारों का रुझान बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट है डीवैल्यूएशन से बचाने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि गोल्ड महंगा होता जा रहा है। ऐसे में अवाम परेशान और ताजिर हैरान है कि जो गोल्ड की कीमत है ये कहाँ जाकर रुकेगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट कमोडिटीज़ पे आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो हमने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। आजकल पाकिस्तान में है, शान सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच शान साहब, आपने ज्वाइन किया। ये कहिएगा कि सबसे पहले तो आज थोड़ी सी कमी वाक़ई ज़रूर हुई है और अब इस वक्त जो करंटली इसकी जो कीमत है पाकिस्तान में वो 2,98,700 रुपये फ़ी तोला है। लेकिन ये जो गोल्ड प्राइसेस हम देख रहे हैं कि आजकल हाई हो रही है रिसेंटली, इसकी रीज़न क्या है? और वन ऑफ द रीज़न आप ये भी समझते हैं जो एक इस वक्त ट्रेड एंड टैरिफ वॉर जो शुरू हुई है ग्लोबली, कहीं ना कहीं उसका भी एक इम्पैक्ट है? आमना, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो सोफिस्टिकेटेड स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए टेंजिबल एसेट्स में जाते हैं। जब मैं टेंजिबल एसेट्स की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, इसमें जाते हैं। तो जो करंट ट्रेंड है पाकिस्तान में वो कोई नया नहीं है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट इन्वेस्टर जिन्होंने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को समझा है उन्होंने हमेशा रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चर और आर्ट्स में इन्वेस्टमेंट की है। जहां तक आपका सवाल है कि गोल्ड कहां तक जाएगा, पिछले साल मैं जब मलेशिया में था तो मैंने वहां की एक लोकल अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि गोल्ड की प्राइस इस साल 2025 में 3,000 से लेके $5,000 पर आउंस के दरमियान ट्रेड करेगी। राइट। और इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूँ गोल्ड की प्राइस $2,860 है। और अगर 1 जनवरी से देखें आज तक जो 6 फरवरी है, गोल्ड की प्राइस ऑलमोस्ट 9.75%, ऑलमोस्ट 10% बढ़ गई है। इससे क्लियरली ये आता है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा सा नर्वस है। नर्वस इसलिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क है, बहुत सारी जंगें चल रही हैं, बहुत सारे ममालिक में डॉलर की बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है और इन्फ्लेशन जो है पूरी दुनिया में अफराते ज़र वो वापस आ रहा है। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है तो जो इन्वेस्टर हैं वो अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को हेज करने के लिए वो गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट में और एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी वेल्थ को कोई इतना ज्यादा नुकसान ना हो। बेसिकली ये जो फैक्टर्स जिन पर इन्हिसार होता है गोल्ड प्राइसेस का, उनमें आप ये कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आ जाती हैं आपकी, उसके अलावा इन्फ्लेशन ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस हाई होती हैं। ये कहिएगा सर, जिस तरह हम देखते हैं कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं जब उनमें हम देखते हैं कि इजाफा होता है तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट आता है तमाम यहाँ पर जितनी भी आइटम्स हैं उन पर। अभी क्या जब गोल्ड महंगा होता है तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका इफेक्ट भी वैसे ही आता है? नहीं, गोल्ड और ऑयल की मार्केट 2 डिफरेंट मार्केट्स हैं। ओके। आपकी लाइफ और मेरी लाइफ डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस पे। जब आप सुबह दफ्तर के लिए आती हैं तो आप ऑयल एंड गैस यूज करती हैं और इसी तरह पूरी दुनिया यूज करती है। हर इकोनॉमी के लिए ऑयल एंड गैस उनको चाहिए होती है। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हर चीज का ताल्लुक ऑयल एंड गैस से, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। राइट। तो ये जो इस वक्त गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कह रहे हैं कि ये सेफ साइड तो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में है, लेकिन इस वक्त हम गोल्ड की प्राइसेस देख रहे हैं वो बड़ी हाई है, तो इस वक्त बेहतर होगा अगर गोल्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहें? और दूसरा ये कि जो स्कैम्स होते हैं इन्वेस्टमेंट में, उस हवाले से भी जरा हमारे व्यूअर्स को एजुकेट कीजिएगा। गोल्ड में उसी वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां आपने होमवर्क किया हो। और मैंने जो भी है गोल्ड और सिल्वर के बारे में पिछले 1999 से मैं फॉलो कर रहा हूँ।
मेरी वालदा और मेरी 7 आंट्स और मेरी 35 फीमेल कजन्स ये इन्वेस्ट ही करती हैं गोल्ड में, सिल्वर में और रियल एस्टेट में, क्योंकि जब भी हालात ख़राब होते हैं तो रियल एस्टेट, गोल्ड एंड सिल्वर और एग्रीकल्चर ये आपको हमेशा रिटर्न दे के जाता है। और गोल्ड का ताल्लुक डायरेक्टली जो है वो यूएस डॉलर से। यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हम उसी एरा में आ रहे हैं 1970s में, जब गोल्ड की प्राइस 1971 में $35 पर आउंस थी और 20 जनवरी 1980 को गोल्ड की प्राइस $850 पर आउंस हो गई। तो ये बहुत बड़ा रिटर्न हो गया लोगों के लिए। तो उस जमाने 1970s में स्टैगफ्लेशन था, तो हम उसी एरा में जा रहे हैं जब स्टैगफ्लेशन होता है, जब अफराती ज़र ज्यादा होता है और ग्रोथ जो है वो अफराती ज़र से कम होता है। तो मेरा ख्याल है हमारी खवातीन, पाकिस्तान की, इंडिया की, जी, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, जापान, रशिया, ये सारी इन ममालिक की खवातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती हैं। और आप जैसे एंकर्स का काम है कि आप लोगों को एजुकेट करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है और फाइनेंशियल लिटरेसी उसी वक्त बढ़ेगी जैसे आप जैसी स्मार्ट खवातीन जो एंकर्स हैं, जिनको ये फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पूरा इल्म होगा और वो अपने प्रोग्राम के बहुत सारे जो लोग जो आपको फॉलो करते हैं प्रोग्राम को, वो उसको सुनेंगे और उससे इस्तेफादा हासिल करेंगे, ताकि वो जो अनडॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उसमें वो ना इन्वेस्ट करें जो 100% रिटर्न और 20% रिटर्न और 40% रिटर्न्स की बात कर रहे होते हैं, बल्कि वो टेंजिबल एसेट्स में जाएं। और जब मैं टेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा होता हूँ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर और एग्रीकल्चर की। और मेरा ख्याल है आपने ये प्रोग्राम बहुत टाइमली किया है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन जो हैं और मर्द हजरात भी हैं, वो इस वक्त गोल्ड में, रियल एस्टेट में, सिल्वर में और एग्रीकल्चर कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करने में उन्होंने अपना एक लॉन्ग टर्म व्यू रखा हुआ है, जो एक बहुत सॉलिड है। तो आपके प्रोग्राम के मतवस्सत से मैं सारी खवातीन, पाकिस्तान की जो खवातीन, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि वो रियल एस्टेट में, गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें और अपनी जो पोजीशन है यूएस डॉलर में उसको कम करें और चाइनीज युआन में और स्विस फ्रैंक में पोजीशन लें, क्योंकि हिस्टोरिकली स्विस फ्रैंक एक बहुत स्टेबल करेंसी है और चाइनीज युआन जो है वो एक इमर्जिंग मार्केट, बड़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है और चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से रिकवर कर रही है और एक अच्छी करेंसी है। ठीक, थैंक यू सो मच। जान सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं नाजरीन। पहले 18% सेल टैक्स का नफाज और अब यूरोपीय यूनियन की जानिब से GSP प्लस स्टेटस पर नजर षानी की खबरों से हम देख रहे हैं कि जो काश्तकार हैं, मकामी कॉटन इंडस्ट्री और काश्तकारों में इस वक्त परेशानी की लहर दौड़ गई है। यूरोपीय यूनियन ने 2014 में पाकिस्तान को GSP प्लस का दर्जा दिया था, जिसके नतीजे में यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तानी टेक्सटाइल बरामदात में 108% इजाफा हो गया था। अक्टूबर 2023 में यूरोपीय पार्लियामेंट ने मुतफिका तौर पर पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक GSP प्लस स्टेटस को मजीद 4 साल के लिए 2027 तक बढ़ाने के हक में वोट दिया, लेकिन यूरोपीय यूनियन के वफ्द के हालिया दौरा पाकिस्तान के दौरान ये ऐलान किया गया कि इक्तसादी ब्लॉक जून में इस हैसियत पर नजरसानी करेगा, जिससे कपास की सनत में खदशात पैदा हो गए हैं। हाल ही में मुल्तान में मुनक़िदा कौमी कपास बहाली कॉन्फ्रेंस में माहिरीन और काश्तकारों ने हुकूमत से फौरी और मौसर इक़दामात का मुतालबा किया है। अब इसके असरात किस हद तक होंगे, यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो GSP प्लस स्टेटस है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कॉटन इंडस्ट्री के लिए, और साथ ही साथ हुकूमत इस सिलसिले क्या इक़दामात कर रही है, इसी पर बात करते हैं। आसिफ इनाम साहब फॉर्मर चेयरमैन हैं एप्टेमा के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। किस तरह से देख रहे हैं ये जो GSP प्लस स्टेटस है और ये जो अभी रिव्यू करने के लिए आएंगे जून में, अगर ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहले 2027 तक दिया गया था ये मोहलत, लेकिन अब इसको रिव्यू किया जा रहा है जून में, किस हद तक इसके असरात होंगे और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये? देखिए ये इम्पोर्टेंट तो खैर द होल कंट्री के लिए है, क्योंकि GSP प्लस का जो है फायदा इसलिए भी नहीं हुआ कि अगर आप देखें तो हमारी टेक्सटाइल बरामदात कोई 14 साढ़े 14 अरब 12-13 में ही पहुंच गई थी, तो 14 से लेकर आज तक जो है वो हम 16 अरब पे पहुंचे हैं सिर्फ 10 साल में। इसमें कुछ अच्छे पीरियड आए, कुछ खराब पीरियड आए, और अब अगर आप देखें तो ये GSP प्लस का सारा फायदा तो हमारे सप्लायर्स उठा रहे हैं। मुल्क में यान की पैदावार बर्बाद की गई है, मुल्क में कॉटन का सत्यानाश कर रहे हैं,
एक हाथ जो है वो कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जी कॉटन लगाओ, और एक टैक्सेशन वाला हाथ जो है वो कॉटन को बर्बाद कर रहा है कि जी कॉटन लोकल जो है उसको डिसएडवांटेज पे रख दिया। लोकल सारी सप्लाई चेन जो है, चाहे वो कॉटन हो, यार्न हो, ग्रे फैब्रिक हो, अब अल्टीमेटली फिनिश फैब्रिक भी शुरू हो जाएगा, वो सब EFS में डिसएडवांटेज है। पाकिस्तान की तारीखी इंपोर्ट्स हैं, तो अगर ये GSP प्लस का मेजर इम्पैक्ट आएगा तो उन मुल्कों को आएगा जो सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तो इंडस्ट्री और काश्तकार पहले ही उजड़ गए। और आप समझते हैं कि इसमें कितने मजीद ये सिलसिला जारी है, जी जी। हर महीने जो है वो गिरावट ही आ रही है इन चीजों में, नए रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं इंपोर्ट्स के इंडस्ट्री बंद करके। अभी जो सिचुएशन बनी हुई इस वक्त कॉटन प्रोडक्शन की मुल्क में, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव रिव्यू आने के किस हद तक चांसेस हैं? देखिए उसका तो ताल्लुक पॉलिटिकल सिचुएशन से, अगर आपने देखे तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स और उन तमाम हवाले से किए, वो मतलब बिजनेसमैन का काम नहीं है, वो तो हुकूमत ने हैंडल करना है, दैट्स नॉट आवर पार्ट। उसमें कारोबारी आदमी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम तो वो उन चीज़ों की बात कर सकते हैं जो हमें इफेक्ट कर रही हैं, जिसमें EFS ने तो तकरीबन ऑलरेडी डोमेस्टिक चेन की झाड़ू फेर दी है और बड़ी तेजी से बंद हो रही है, एंड आई थिंक सो इट विल एक्सेलरेट आफ्टर मार्च। और ऑब्वियसली अगर ये नेगेटिव रिव्यूज आते हैं तो ये बड़ा डिस्करेजिंग होगा इस इंडस्ट्री के लिए, राइट? ग्रोअर बेचारे कपास लगाएंगे, वो फिर कहीं ऐसा ना हो बेचारे पछता रहे हैं क्योंकि रेट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जब बाहर की चीज को फेवर करने की है, डोमेस्टिक को हटा दिया। अजीब है, सारी दुनिया डोमेस्टिक को जो है वो सपोर्ट करती है, हमारे यहाँ जो है वो डोमेस्टिक को जो है वो रगड़ा लगा के जो है वो इंपोर्ट की जा रही है चीजें। डोमेस्टिक कॉटन हमने देखा कि इस साल लास्ट ईयर की निस्बत 34% इसकी वो जो प्रोडक्शन थी वो कम हुई है, और जो टारगेट सेट था उससे 50% ये कह रहे हैं जी कम हुई है। एक तो उसकी रीजंस क्या समझते हैं, दूसरा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि डोमेस्टिक कॉटन को ये इस इंडस्ट्री को बूस्ट करे? हमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें कि सन 1992 में पाकिस्तान में 1 करोड़ 28 लाख बेल हुई थी, उसमें 1 करोड़ 18 लाख बेल पंजाब में हुई थी और मेरे ख्याल में 10 लाख बेल सिंध में हुई थी। आज भी सिंध में 26 लाख बेल है और सिंध ने अभी आज से 3 साल पहले जो है 50 लाख बेल को टच किया है। तो सिंध की पैदावार तो 3 से 4 गुना 5 गुना बढ़ गई, कभी 5 कभी 3, उस बेस से अगर आप देखें। पंजाब जो 1 करोड़ 18 था वो मरकब के 25-26 रह गया। तो इट्स नॉट बेसिकली पाकिस्तान प्रॉब्लम, इट्स अ पंजाब एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, कि जहाँ पे जो है वो फसल 1/4 रह गई है। तो सिंध में तो आप देखें माशाल्लाह, आप 2092 से अगर बेस बनाते हैं तो सिंध तो 3 गुना बढ़ा है, राइट। तो अभी गवर्नमेंट को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए कि ये जो यूरोपीय यूनियन वाला मामला है, इससे इसकी वजह से जो एक कंसर्न्स पाए जा रहे हैं? देखिए ना आप अगर उनका चार्टर देख लें, जिन चीजों पे उन्होंने एतराज़ात दिए वो तो सब पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट्स और तमाम चीजों से रिलेटेड है। उसमें बेचारे बिजनेस तो बहुत कम पॉइंट्स होंगे कंप्लाइंस वगैरह के। तो बिजनेस तो ज्यादातर कंप्लाइंट ही होते हैं जब भी वो काम करते हैं उनके, वरना वो जो रिटेलर्स है वो ऑर्डर ही नहीं देते नॉन कंप्लाइंट को। सही। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि गुज़श्ता साल की निस्बत बेशक डोमेस्टिक जो हम देख रहे हैं कि कॉटन प्रोडक्शन वो कम हुई है, लेकिन जो इंपोर्ट की गई है वो ठीक ठाक है। उसमें हम देख रहे हैं जिनिंग फैक्ट्रीज में कॉटन नहीं है। मैं आपको बताऊं बीबी, ये तकरीबन जो है वो 30 लाख बेल का तो सिर्फ धागा आ गया। तो जो हम काम कर सकते थे $1.30 की रुई मंगा के पर किलो, वो अब हम माशाल्लाह $5.5-6 का धागा मंगा रहे हैं। तो मुल्क का 3 गुना सिर्फ इसमें नुकसान हो रहा है। इसी तरह कपड़ा भी शुरू हो जाएगा, उसमें नुकसान होगा, जस्ट बिकॉज के जो कोई इसमें जो है वो IMF में हमारे बकौल वो डल गया था और हम उसको ठीक नहीं करा पाए। तो इस हवाले से गवर्नमेंट के साथ आपकी बातचीत हो रही है इस सिलसिले में? आपने अपने कंसर्न्स? वो बातचीत होती रही है। मतलब जब उन्होंने 90% पे लगाया था तो उन्होंने कोई बातचीत नहीं की 10% लगाने के लिए। बातचीत दोनों तरीके से हल हो सकता है ना, या तो लोकल को सप्लाई चेन में लाएं या इंपोर्ट को जो है वो उसको जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें भी सेल टैक्स लगा के रिफंड दे दें। वो टैक्स थोड़ी है, वो तो देंगे और लेंगे, जैसे हमें लोकल में कहते हैं कि आप दे दें आपको रिफंड तो हो जाएगा, इसी तरह वहाँ पे भी दे दें रिफंड हो जाएगा, वो टैक्स थोड़ी लग रहा है। मगर उस 10% के लिए हम 7 महीने से बात कर रहे हैं, और जब 90% पे लगा तो हमने 7 मिनट बात नहीं की थी, हमें सिर्फ बताया गया था, हमने बात की थी और इट वाज काइंड इनफ, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने उस वक्त एग्री किया था। उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे जाके कहा कि मैं इस एनोमली को दूर कर रहा हूँ, एंड देन 7 महीने हो गए, वो कुछ भी ना दूर हुआ ना कुछ हुआ। ठीक। अब हम 10% पे लगाने के लिए कि 10% पे सेल टैक्स लगे, वी आर डिस्कसिंग फॉर 7 मंथ। 90% के लिए हमने 7 मिनट डिस्कस किया था कि ये लगा दिया हमने। चलें, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मसले पर बात करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी विद अ न्यू गेस्ट।
बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जे का ऐलान, जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के गजा के बारे में मंसूबे को नस्ल कुश्ती के मुतरादिफ करार दे दिया। चाइना, रशिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्पेन, आयरलैंड, यूके, जर्मनी, टर्की और स्कॉटलैंड समेत कई ममालिक ने इस मंसूबे की खुलकर मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दी है। हम देख रहे हैं कि इस्लामिक कंट्रीज में भी सऊदी अरब, टर्की, ईरान ने भी इस मंसूबे को नाकाबिले कबूल और नाकाबिले अमल करार दिया है। दुनिया भर से आने वाले इस शदीद रिएक्शन के बाद अब अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन ने वजाहत की है कि गजा पर कब्जे की जो पेशकश है उसकी तफसीलात पर अभी काम जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ यानी रिकंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। जब गजा की रिकंस्ट्रक्शन हो रही होगी तो वहां के लोगों को कहीं और जाकर रहने की जरूरत पेश आएगी। और एक दिन के अंदर अंदर ट्रंप ने यू टर्न भी ले लिया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वजाहत करते हुए कहा है कि सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फौज भेजने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप फलस्तीनियों की आर्जी मुंतकली चाहते हैं। इस हवाले से तर्जुमान ने रिपोर्टर को बताया कि गजा की जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए अमरीका पैसे नहीं देगा। दूसरी तरफ इस बयान के बाद मशरिक़ वस्ता की मंडियों में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। दुबई फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स में कमी देखी गई है। सारी दुनिया अमरीकी सदर के बयान को इजराइल के बाद अमरीकी जारहियत की धमकी करार दे रही है। अब ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने। इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। साथ ही साथ डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं आप भी। बहुत शुक्रिया दोनों ने ज्वाइन किया शो। डॉक्टर साहब आपकी जानिब सबसे पहले आ रहे हैं, जो ट्रंप का यूएस टेक ओवर गजा, ये जो प्लान है इसको हम देख रहे हैं कि ग्लोबली डिनाउंस किया जा रहा है और जो इस पर रिएक्शन सख्ती से आ रहा है वहाँ, इसके अलावा हम इनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन में भी इस पर एक डिवीजन देख रहे हैं। तो ये जो क्रिटिसिज्म है इसके बाद क्या ट्रंप इंतजामिया रिविजिट करेगी अपने इस प्लान को? या इसको दो पैराही से देख लें, दो डायमेंशन से देख लें। पहला इसका डायमेंशन ये है कि इस कंडमनेशन से क्या फर्क पड़ सकता है लीगली इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, तो ये भी देख लेते हैं। और दूसरा ये देख लेते हैं कि ये जो कंडमनेशन हुई है इसमें से फ्रांस भी है और बड़े बड़े मुल्क और बाकियों ने भी किया है। ज़ारा मिडल ईस्ट के कंट्रीज, सऊदी अरब जैसा मुल्क है उसने भी किया है। लेकिन इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो करना चाहे गजा पे कब्जा और गजा पे जिस तरह उन्होंने ऐलान किया है। और इसकी दूसरी हिस्ट्री इसकी ये है कि हमें इसको इस पैराहे में भी देखना पड़ेगा कि इजराइल का वो जो ज़ायनिज़्म की बुनियाद रखी गई थी 1897 में, उस वक्त क्या फैसले हुए थे कि एक वतन बनेगा। उस वक्त फैसला हुआ कि ग्रेटर इजराइल भी होगा, जिसका नेतन्याहू ने नक्शा भी पेश कर दिया। तो जब ये चीजें एक चीज है पस मंजर में और अमेरिका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है, इजरायली लॉबी अमेरिका में सारे फैसले इजराइल की हक में कराती है, तो अगर इसको हम जहन में रख लें तो बात आसान हो जाती है समझने में। अगर ये तमाम ममालिक इतने सीरियस हैं कि इस पर कोई एक्शन होना चाहिए तो सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पेश कर दें, जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पेश कर दें ताकि उस पर कोई फैसला हो और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। और फिर अगर सऊदी अरेबिया को इस पर एतराज है, और बड़ी अच्छी बात है उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, एतराज दिया है, तो OIC का प्लेटफॉर्म मौजूद है। OIC के चार्टर में प्रीएम्बल में पैराग्राफ 16 में दिया हुआ है कि फलस्तीनियों के काफ को सपोर्ट किया जाएगा और बैतुल मक़दस जो है वहाँ उनका फलस्तीनियों का कैपिटल रहेगा। तो ये सारी चीजें तो चार्टर में दी हुई हैं और उनके आर्टिकल 18 में दिया हुआ है कि उनका जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है वो किस तरह सपोर्ट करेगा इन तमाम मामलात को। तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कॉल कर लें, सबमिट कॉल कर लें इसकी आर्टिकल 9 के तहत OIC में और फैसले कर लें और कम से कम OIC के प्लेटफॉर्म से कर लें। हुमा साहिबा, स्पोक्स पर्सन टू व्हाइट हाउस, उनकी जानिब से ये जो कहा गया कि जी हम ट्रूप्स नहीं भेज रहे वहां पर गजा में, ये यू टर्न जो अभी आया है, जो पहले इतना बड़ा बयान देना उसके बाद ये रिएक्शन के बाद आया है, आप समझते हैं रिएक्शन स्ट्रॉन्ग काफी था जिसकी वजह से इनको सोचना पड़ा कि किस तरह से इन मामलों को देखा जाएगा या आगे लेकर जाया जाए? जो उन्होंने बात की थी वो भी शॉकिंग थी, इवन फॉर द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की, और उस गुफ्तगू में बहुत सारा इबाम मौजूद था। टेक ओवर द गजा स्ट्रिप, टर्न इट इनटू अ कमर्शियल एंटिटी, नौकरियां होंगी।
ये किस तौर होगा, ये कौन करेगा, इसके क्या नताइज होंगे, इसकी ओनरशिप क्या है। और फिर उन्होंने उसको एक और स्टेप आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा कि गजा स्ट्रिप की सोवरेनिटी के बारे में वो 2-1 रोज में ऐलान करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये वो सीरीज ऑफ इररिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं और स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रंप के जब से उन्होंने प्रेसिडेंसी संभाली है आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो एक और चीज़ बिल्कुल वाज़े तौर पे हुई वो कनाडा और मेक्सिको पे टेरिफ्स थे और फिर उन्होंने वो टेरिफ्स 1 महीने के लिए डेफर किए। और इस सूरत हाल का तो ना सिर्फ ये कि ग्लोबली पुशबैक आया है, उनके इत्तेहादियों की तरफ से भी, अमेरिकन अलाइज की तरफ से भी पुशबैक आया है, लेकिन उसके साथ साथ पुशबैक अमेरिका के अंदर से आया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर बाइडेन इस किस्म की बात कहते तो हम गालिबन ये कहते कि उनकी जो जहनी सेहत है उस पर सवालिया निशान है। तो क्यों नहीं रिपब्लिकन्स इस हवाले से कोई बात कर रहे हैं। फिर एक तो सेनेटर है, रिपब्लिकन सेनेटर उन्होंने कहा कि आई थॉट वी वोटेड फॉर अमेरिका फर्स्ट। इस पर उनकी जानिब से ये एक्स पे लिखा भी गया है कि हमने तो अमेरिका जी नॉट ओनली दैट बट दे सेड कि दिस कॉल्स फॉर इम्पीचमेंट। और आपको क्यों लगता है कि जॉर्डन और इजिप्ट इन लोगों को लेंगे? तो आई थिंक वो जो ना सिर्फ ये, इसी तरह वो जिस तरह के इशारे ईरान की तरफ कर रहे हैं, ये तो शायद हमें धकेल रहा है एक बहुत खतरनाक दुनिया की तरफ। और जब ये इन्होंने टेरिफ्स लगाए थे तब भी पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज जो थी उन्होंने क्रैश की थी, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। और अब जब ये इन्होंने दोबारा स्टेटमेंट दिया है तो फिर वही सूरत हाल है कि स्टॉक एक्सचेंज नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है। ईरान की जानिब तो जो ये तो कह रहे थे कि मैं जमीनी जंग, मैं यही बात आगे बढ़ाऊंगी, डॉक्टर साहब की जानिब जाऊंगी। डॉक्टर साहब, ये जो ईरान के हवाले से कहा जा रहा है कि मैं उनके साथ, मैं इजराइल की तरह इजराइल के साथ मिलकर ईरान के टुकड़े टुकड़े करना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि डील हम कोई कर लें। अगर लगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो ये उनकी बदकिस्मती का बायस बनेगी। ये बड़ी थ्रेटनिंग सी उनकी ईरान की जानिबी पोजीशन है, किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा क्लियर थ्रेट है ये। और आपकी मैं याददानी कराता चलूँ आपके नाज़रीन के लिए कि ये अरसा दराज से एक ख्वाहिश, न सिर्फ ख्वाहिश रही है बल्कि एक प्रेशर रहा है इजराइल की तरफ से कि किसी तरीके से ईरान पर हमला किया जाए, उनके जितने न्यूक्लियर एसिड्स हैं उस पर। लेकिन कबाहत ये आती है कि अमेरिका समझता है कि अगर ये हुआ तो फिर इस जंग को रोकना मुश्किल हो जाएगा। न सिर्फ ईरान रिएक्ट करेगा, ईरान के साथ चाइना के $400 बिलियन के एग्रीमेंट्स हैं अगले 20 सालों में, और इसी तरीके से रशिया के उनके साथ जो अभी हाल ही में एग्रीमेंट हुए हैं जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन भी है, तो वो मामला फिर फैल जाएगा, जिसकी वजह से। और दूसरा, उनके एलाइज जो सऊदी अरब, यूएई, बाकी गल्फ कंट्रीज हैं, उनको पता है कि ईरान की वर्टिकल कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं आई है। ईरान की हॉरिजॉन्टल कैपेबिलिटी, जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, वो वीक हुई है, खत्म नहीं हुई है। तो अगर ईरान को बिल्कुल आपने दीवार से लगाया तो ईरान रिएक्ट करेगा। लेकिन ये धमकी खतरनाक है क्योंकि इजराइल खुद तो तमाम वो एसेट्स तबाह नहीं कर सकता है। जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है, जिस तरीके से दुनिया को अंदाजा है कि जमीन दोज उनके एसेट्स हैं न्यूक्लियर के इनरिचमेंट के, तो वो अमेरिका की मदद चाहता है। और अमेरिका क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन बहरी बेड़ों का और यहाँ बेसिस वो इसी खित्ते में है, तो लिहाजा उसकी वजह से अमेरिका रिलेक्टेंट था। लेकिन इस धमकी के बाद जाहिर है पूरी दुनिया में एक तजब्जुब सा फैल गया है। सोना $2863 तक का वो पहुंच गया है एक आउंस। तो ये तजब्जुब की और एक अनसर्टेनिटी की जॉर्ज को बर्दाश्त कर भी नहीं पाएगी। हुमा साहिबा, अभी ये जो ईरान के हवाले से जो उनकी पोजीशन है या उनका जो स्टांस है, और साथ ही साथ गजा वाले मामलात को लेकर भी उनका अमेरिका कम्स फर्स्ट वाला जो एक स्लोगन था वो तो बिल्कुल पीछे रह गए और ये बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन जो अंदरूनी प्रेशर आएगा अमेरिका की जानिब से, क्या ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको फिर पीछे हटना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अपने फैसलों के हवाले से? मेरा ख्याल है कि रीथिंक आएगा, क्योंकि अभी भी कहीं वो थे यूएस में तो उनके खिलाफ और इलॉन मस्क के खिलाफ नारे लगे। जहाँ तक आपने ईरान की बात कही, मैं एक जुमला कहूँगी कि ईरान अभी स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं और उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा है कि इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लेते हैं। और ट्रंप ने भी जो ओबामा का
अग्रीमेंट था उसको रिवाइव करने की बात की है। तो अपेरेंटली कुछ सैनिटी प्रिवेल कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आफ्टर द इनिशियल यूफोरिया सेटल्स डाउन, मेरा ख्याल है ट्रम्प भी सेटल डाउन करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उससे बहुत नेगेटिव डिसरप्शन आ रही है। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में भी नरेंद्र मोदी उनसे मिलेंगे, जो सबसे बड़ा कोहर्ट डिसलॉज होगा उनकी इंटरनल पॉलिसी की वजह से वो इंडियंस हैं। और दूसरी बात यह कि उनके अपने कोर्ट्स जो हैं अब उनके एक्शंस को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है ये इनिशियल यूफोरिया के बाद दिस शुड सेटल डाउन, वरना फिर हम बहुत खतरनाक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर जबील अहमद खान भी इस मसले पर बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और हम स्टोरी हमारे पास है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। सड़कें सफर मंजिल पर पहुंचाने के लिए होती हैं, मगर ट्रैफिक पुलिस की नाअहली कहें या इंतजामिया की गफलत कि कराची की सड़कें कातिल बन गई हैं, मंजिल पर पहुंचाने की बजाय कब्र में पहुंचाने लगी हैं। पुलिस एहलकार चालान करके रेवेन्यू बढ़ाने में मगन है और कातिल डंपर नामी बला रोज किसी न किसी का घर उजाड़ देती है। गुज़श्ता रोज भी मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गुलिस्तान जौहर में डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। अफसोसनाक वाकये में मियां बीवी समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, हादसात की सूरत रोज अहले कराची पर कयामत गुजरती है। पिछले साल का डेटा ही देख लें, रेस्क्यू जराये के मुताबिक 710 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान से गए। 2025 में अब तक 82 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। कुछ हादसा डंपर ड्राइवर्स की गफलत से होते हैं, मगर कुछ में अपनी ही गलती जान जाने का सबब बन जाती है। ऐसा ही एक वाकया कराची लांढी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया, जहां टिकटॉक बनाते हुए बाप और बेटा ट्रेन की टक्कर से जाम बहक हो गए। जरा सी एहतियात करके हादसा से बचा जा सकता है अगर बस और डंपर ड्राइवर कानून की पाबंदी करें, अगर मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक पुलिस भी चालान जमा करने के बजाय ट्रैफिक कंट्रोल करने पर ध्यान दे, तो हादसात कम हो सकते हैं और कीमती इंसानी जानें बच सकती हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए। ये कहिएगा, हम देख रहे हैं कि कराची में आए रोज हादसा, अभी कल की बात कर लें, गुज़श्ता रोज 7 जाने गई हैं, इन हादसात की नजर हो गई हैं। अभी 2025 का पहला महीना गुजरा है, 1.5 महीना होने वाला है और हम देख रहे हैं कि 82 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। ये बदनसीबी देखिए शहर कायद कराची की कि हम इसकी बात तो करते हैं कि जी सड़कें ठीक करनी है, यहाँ पे जो लॉलेसनेस है उस पे ध्यान देना है, तवज्जो देनी है, लेकिन सिर्फ बातों की हद तक है। इन मामलात का कोई हल निकलेगा? जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? बहुत आसान होगा अगर इसको ओवर सिंप्लीफाई करें ना, तो चूंकि 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियार थोड़े बहुत बल्दियाती इदारों के पास रह गए थे, वो 2013 के बल्दियाती कानून में ऐसी तरमीम की सूबाई हुकूमतों ने और खासतौर पे सूबा असेंबली सिंध और हुकूमत सिंध ने कि वो इख्तियारात जो थोड़े बहुत शहरी हुकूमत, मकामी हुकूमत या बल्दिया के पास थे वो भी वापस ले लिए। तो उन्होंने खुद ये इख्तियारात लेके कह दिया कि अब सारी जिम्मेदारी हमारी, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी हमारी है, लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मल पुलिस की जिम्मेदारी हमारी है। इसी तरीके से मास्टर प्लान हो, बिल्डिंग कंट्रोल तामीरात का शोबा हो, केडीए, एलडीए, एमडीए जमीनों की, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और वाटर बोर्ड यानी निकासियाब और सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी जो है वो हमने बल्दियात और इनके अपना मेयर है देखे मुर्तजा वहाब, उसके बावजूद उनके पास पूरा इख्तियार नहीं है ये जैसे कहते हैं सैनिटेशन का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, पानी की फराहमी का या निकासियाब का। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर और ये ट्रैफिक पुलिस और ये जो हादसात हैं इनको रोकना तो फिर बहुत दूर की बात है ना। तो अब ये जिम्मेदारी तो पूरी सूबाई हुकूमत ने ली है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब है कि हम एक ऑपोजिशन है, सूबाई हुकूमत में मौसर ऑपोजिशन है, दूसरी जमात है, सिंध के शहरों से है और कराची में हमारी अक्सरियत है, हमें ज्यादा वोट पड़े, हमें ज्यादा सीटें मिली है।
तो मतलब अगर हम सियासी और जमहूरी तकाजे हैं उसमें ये सिर्फ हुक्मरानी का नाम नहीं है जमहूरियत कि अगर आपकी अक्सरियत आप हुकूमत कर रहे हैं। अब देखें ये तीसरा एक मुनफरिद जो है वो एक कराची में ये एक फिनोमेनन, एक अमल नजर आ रहा है कि ये डंपर कंटेनर के हादसात में इतनी कीमती बेशबहा जाने जा रही हैं और 7 जाने तो एक दिन में चली गई कराची में। और पूरा अगर जनवरी का या टॉल लें आप जनवरी फरवरी के शुरू का तो कोई 10-15 लोग इसमें जहाँ बाग। बिल्कुल। फिर अच्छा, इसी तरह बच्चे कामरान साहब का आपकी पार्टी से ताल्लुक गवर्नर से, जी उनका बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है और उन्होंने बड़ा इसमें कंसर्न्स का अपना इजहार किया। वो कह रहे हैं कातिल डंपरों को अगर लगाम ना लगाई गई तो वो इंतहाई कदम उठाएंगे। अब उनके उसमें जुरिस्डिक्शन में ये मामला आता है और अगर कोई ऐसा मामला बन सकता है कि MQM पाकिस्तान चूंकि इत्तेहादी विफाक में बेशक इनका एक अलायंस भी है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठ के इस मसले का हल निकाला जाए। हमने तो 3 माह से टाइम मांगा हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी से कि वो लेकर बैठे हैं मुराद अली शाह साहब को और सूबाई हुकूमत के जो मुतल्लिका वजीर हैं। और ये जो कराची जो सिर्फ कराची में रहने वालों के लिए अहम नहीं है, अगर लाहौर, पेशावर, कोयटा में कुछ भी होगा ना, अल्लाह ना करे वहां भी कुछ हो, हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश है ना, अल्लाह ना करे हम कोई ऐसी बात करते हैं, तो उससे पूरे मुल्क पे शायद उतना असर नहीं पड़ेगा जितना असर कराची में ये हादसा अगर इसी तरह बेलगाम कातिलों को मतलब ये कि उनकी जो मनमानी करने की छूट दी गई, इसी तरह रहजनी डकैती में जिस तरह कीमती जाने हमारे गोल्ड मेडलिस्ट जहां बाग हुए, बच्चे अगवा हो रहे हैं, ये हादसात आए दिन हो रहे जिसमें कीमती जाने जा रही है, तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा रिएक्शन आएगा जिसमें एक तो खुदकुशियां बढ़ गई महंगाई बेरोजगारी की वजह से, दूसरा फिर लोग जो हैं वो बगावत पर आमादा होंगे ना, फिर लोग सड़कों पर देखिए वो बेगाने हो जाएंगे, एलिनेट हो जाएंगे, उनका कोई वो ताल्लुक ही नहीं समझेंगे अपना कि कराची, सिंध और पाकिस्तान, यानी यहाँ उनका उनके पास कोई पूछने वाला नहीं है ना, उनके जख्मों पर मरहम रखने वाला कोई नहीं है। हम भी सिर्फ वोट ले लेते हैं, तसल्ली दे सकते हैं। सर बयानात की हद तक सब चीजें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगेन वही एक्शंस की बात आ रही थी। MQM पाकिस्तान इस सिलसिले में एक्टिवली प्रोएक्टिवली एफर्ट पुट इन करेगी कि सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठे। अभी हम देख रहे थे मुर्तजा वहाब साहब, वो कह रहे हैं कि मैं जमात इस्लामी के साथ मिलकर जो कराची के इशूज है उन पर काम करने के लिए रेडी हूँ। तो MQM के साथ क्यों नहीं बैठा जा सकता और तमाम पार्टीज कराची की बैठे और कराची के मसाइल का हल निकालें? नहीं, जमात इस्लामी को तो उस वक्त वोट मिले थे ना जब MQM ने बॉयकॉट किया। उस बॉयकॉट पे हमें मजबूरी पीपल्स पार्टी ने किया था। जो हल्का बंदियां उन्होंने की 90,000 पे हमारा हल्का UC का और उनका 15,000 पे, तो मतलब जमीन आसमान का फर्क हो। वो 6 सीटें निकालेंगे अपने 15,000 हल्कों की, तो हमारी 90,000 पे 1 सीट निकलेगी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं था। जमात इस्लामी को भी बाद में अंदाजा हुआ कि उन्होंने इलेक्शन गलत लड़ा, उन्हें भी नहीं लड़ना चाहिए था। वो क्या कर रहे हैं, वो भी अपोजिशन ही कर रहे हैं ना, ज्यादातर वो कहीं ना कहीं कोई एहतजाज कर लेते हैं, रैली निकाल लेते हैं। लेकिन मैं तो जमात इस्लामी को पहले ऑफर कर चुका हूं, जो थोड़ा बहुत PTI के पास एक बल्दियात में नुमाइंदगी उनको भी मैं ऑफर कर चुका हूं। और सबसे ज्यादा मुर्तजा वहाब से तो जाती तौर पर कई बार, सईद गनी से भी कई बार। सईद गनी से मुझे थोड़ा रिस्पांस मिला है, जो वजीर बल्दियात है, कि हाँ सोच विचार हम कर रहे हैं और आपके साथ हम बैठेंगे। और मैंने ये ऑफर की कि 15 अरब रुपए हमारे पास हैं, हम सड़कें बनाना चाहते हैं, आप निकासी आप और सड़कों को आप ठीक कर दें, सड़कें हम सड़कें बना देंगे, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। लोग दुआएं देंगे, लोग बेजार हैं, तंग है, हमारी इल्जाम और जवाबी इल्जाम की सियासत है। अब इससे हमें बाहर निकलना है, लोगों को निकालना है, वरना ये और इस परसेप्शन को भी खत्म करना है। हर बंदा ये बात करता है कराची में रहने वाला कि कराची का कोई वाली वारिस नहीं है, तो अब ये सियासतदानों पर ही जिम्मेदारी आयद होती है यहाँ के। हाँ, तो इसीलिए हम सबसे ज्यादा वो हमारा हाथ बराह रास्त उनकी नब्ज पर है। हमारा नेटवर्क अब भी सबसे अच्छा है टाउन का, UC लेवल का। ठीक है, हम भी पहले की तरह उस तरह मजबूत नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। हमारे यहाँ भी बहुत सारी खराबियां आ गई जिनसे हम छुटकारे के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अच्छी तंजीम बना रहे हैं, नौजवानों को ला रहे हैं, उम्मीदवार भी बनाएंगे 35 साल से कम उम्र के 50% और 50% तंजीम के ढांचे स्ट्रक्चर में भी इंशाल्लाह हम 35 साल से कम उम्र के बच्चों को ला रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सियासी तौर पर भी हमने कहा कि वापडा को हमने दिया K4 पानी का जो ये मंसूबा फेज 1 26 करोड़ गैलन, इंशाल्लाह दिसंबर 2026 ये 26 करोड़ गैलन पानी यौमिया इजाफी पानी कराची को मिलेगा। सड़कें हम बनाएंगे अगर सईद गनी मुर्तजा वहाब हमारे साथ खड़े हो जाएं, दोनों के लिए। ये सड़कें बनाने से ये हादसा का सिलसिला तो सर रुकेगा ही, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी इंतजामिया पर भी आती है, खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस जो एहलकार है।
एक इनके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, फिर मुसाफिरों पर भी एक जिम्मेदारी आती है कि वो रॉन्ग साइड से, जिस तरह से हम देखते हैं ओवरटेकिंग करना और ये जो मामला आते हैं रैश ड्राइव करना, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? सबको मिलकर किस तरह से अपना किरदार निभाना। एनपीएम ने अपनी मेयरशिप के जमाने में, आपको याद होगा कि सिटी वार्डन का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि कम्युनिटी पुलिस का एक छोटा सा मुतबादिल, थोड़ा सा। और वो जब ट्रैफिक खास तौर पे राउंड अबाउट्स पे और सिग्नल्स पे जब खड़े होते थे तो लोगों को रमजान में घर पहुंच के इफ्तार करना उनके लिए मुमकिन होता था। ट्रैफिक का बिल्कुल फ्लो स्मूथ था, रवा था, कोई रुकावट नहीं थी, सड़कें भी हम उसको ठीक कर रहे थे, बना रहे थे। तो मेरे ख्याल में अगर वो सिटी वार्डन जो मुर्तजा वहाब के अंडर में, अगर उनको ट्रैफिक पुलिस के साथ लगा दिया जाए तो वो दोनों बेहतर तौर पर जो है वो ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं। रमजान की आमद भी है, फिर सड़कें भी टूटी फूटी हैं, तो जहां खास तौर पर गड़े हैं, ट्रैफिक स्लो है, वहां कोई मुतबादिल अगर रूट फराहम किया जा सकता है तो ये सारी चीजें, फिर बीच में बैरिकेड लगा दें ऐसी पतली जो सड़कें हैं, ताकि वो ऐसा ना हो कि पीछे से लोग ओवरटेक करके सामने से आने वाले का भी जो रास्ता रोकते हैं ना, उससे मसला हो जाता है। तो अगर एक ही साइड से ट्रैफिक चले, दूसरी साइड से आने वाला वहां से चले, तो ये सारी चीजें सिटी वार्डन कर सकते हैं। और अगर कम्युनिटी पुलिस का निजाम भरपूर तरीके से वजह करके मेयर के अंडर में दिया जाए, देखिए हमारा मेयर तो नहीं है ना पीपल्स पार्टी का, हम तो उसके लिए इख्तियार मांग रहे हैं, हम तो बल्दियाती निजाम को मौसर बाइख्तियार। एक कमेंट में चाहूंगी, आप जाते जाते कर दीजिएगा, जो पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत की जो एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को लेके, आप समझते हैं कि वो बिल्कुल सही किया जाता है? कहीं ना कहीं वहां पर मामला जो है उनको देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है वहां पर एक्टिवली? देखिए ये नेचर है या साइकी है, क्या है कि वहां की जो पुलिस है और ट्रैफिक पुलिस है वो लाहौर को भी ओन करती है और भागलपुर मुल्तान को भी ओन करती है और रावलपिंडी को भी ओन करती है, चाहे अपर पंजाब हो, वस्ती पंजाब या जुनूबी पंजाब। अच्छा, उसमें फर्क नहीं, परवेज इलाही आएंगे वजीर आला तो भी लाहौर की बहुत अच्छी देखभाल होगी, बड़ा खूबसूरत रहेगा, सफाई सुथराई का अच्छा इंतजाम होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो भी लाहौर को ओनरशिप मिलती है। फिर अगर हुकूमत आती है बुजदार की तो वो सबसे कमजोर वजीर आला थे और उनकी वो, लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर ठीक था, लाहौर में कोई मसला नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब कराची को बदकिस्मती से जो हमारे दही सिंध की अक्सरियत है, हमारे वडेरों जागीरदारों के पास, पीपल्स पार्टी के पास 15 सालों से बिला शिरकत, ये चौथा टर्म है 5-5 साल का उनके पास रहा है। लेकिन कराची में आप सैनिटेशन देख लें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देख लें, निकासी आप देख लें, सड़कें देख लें, जबकि मेयर भी अब उनका है, सूबाई हुकूमत भी उनकी, इख्तियारात भी उनके पास है। तो मेरे ख्याल में मैं ये सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए सारी बातें नहीं कर रहा, फैक्चुअली भी अगर आप, बिल्कुल ये एक आयरनी है कि सारे इंतजाम आपके हाथ में, लेकिन उसके बावजूद कहा जाता है कि जी मामलात सही नहीं हो रहे, और खुद आकर इस हवाले से हम देखते हैं कि बात तो की जाती है लेकिन मामला दुरुस्त किसने करने, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। थैंक यू सो मच फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे इस करने के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।